हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो बेटा, आज से हम हमारी जो सीरीज़ चल रही है मिशन 3000 उसके अंदर केमिस्ट्री सेक्शन में चैप्टर नंबर जो आपका 5 है, मोल कंसेप्ट एंड स्टिक्योमेट्री, एमसीक्यू में उसके अंदर सेकेंड पार्ट लेकर हाजिर हैं। इस वीडियो को देखने से पहले, यानी सेकेंड पार्ट के एमसीक्यू को देखने से पहले, आप ये मेक श्योर हो कि आपने फर्स्ट पार्ट इसका देखा हो, तभी आपको चीज़ें ज़्यादा बेहतर क्लियर होंगी। एंड एक बात और सुन लो, आपने चैप्टर पहले से थरली पढ़ा भी हो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस चाहिए हो, तब आप ये सारी वीडियोस देखिए। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं फ़र्स्ट टाइम देख रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन मुझसे बन जाएँ, तो ये नेक्स्ट टाइम पॉसिबल बात है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस क्वेश्चन को थरली माफ़ करिएगा, चैप्टर को थरली पढ़िए। ठीक है, ज़रिए आपके पास बहुत हैं, चाहे स्कूल में अपने पढ़ लीजिए, चाहे ट्यूशन के टीचर से अगर ट्यूशन पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते तो यूट्यूब पे किसी भी वेल रिनाउंड प्लेटफॉर्म या टीचर से आप वन शॉट पढ़िए। क्योंकि अभी तक मैं वन शॉट नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास इतने ज़्यादा ज़रिए नहीं है बनाने के। कॉपी पेन में इतना ज़्यादा मज़ा देगा नहीं वन शॉट, लेकिन क्वेश्चन को लगाया जा सकता है, इस वजह से मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? लिखा है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एल्युमिनियम नाइट्राइड। नाइट्रोजन का परसेंटेज आपको निकालना है एल्युमिनियम नाइट्राइड के फॉर्मूले में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एल्युमिनियम नाइट्राइड का फॉर्मूला क्या होता है यही पता होना चाहिए बच्चों को। तो इसके लिए सिंपल सी स्टेप है, देख लो। ठीक है, देखो, एल्युमिनियम लिखा आपने Al, नाइट्रोजन लिखा N। ठीक है, अब देखो, एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है बेटा? ये भी 3 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या बनेगा आपको? Al3N3। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि सेम नंबर है। क्या मिलेगा? Aln। ओके, अब देखो, अब इसका आप निकालोगे मॉलिक्यूलर मास mm। ठीक है, सही से लिख लो। Al का मास कितना है? 27। N का मास कितना है? 14। प्लस कर दो, आंसर कितना आ जाएगा? 41। 41 AMU लिखो, चाहे 41 ग्राम लिखो, इट्स अप टू यू। हमको क्या निकालना है? परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना है? 14 है। ओवरऑल कितना है? 41 है, इनटू में 100। ओके, 14 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 1400 अपॉन में 41। अब इसको आपको थोड़ा सा मेहनत करके इसको सॉल्व करना होगा। समझ रहे हैं आप? तो आप क्या करेंगे? 1400 को डिवाइड कर देंगे 41 से। ओके, आपका आंसर आ जाएगा 34.146। और जब आप इसको राउंड ऑफ करोगे थर्ड पोजीशन के अबाउट, तो ये आ जाएगा आपका 34.15%। कौन से ऑप्शन में मौजूद है? ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। समझ गए ना अच्छे से? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, देखो। लिखा है कैलकुलेट द एटॉमिसिटी ऑफ अ गैस हुज वेपर डेंसिटी, यहाँ पे लिख लो, इज 35.5। ये क्वेश्चन में दी थी, शायद मैंने लिखना भूल गया। ठीक है, लिखा है कैलकुलेट द एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी समझते हो ना? किसी भी मॉलिक्यूल में जितने भी नंबर ऑफ एटम्स होते हैं कोई एक एलिमेंट के, उसी को एटॉमिसिटी कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप P4 लिख रहे हो, अगर मिसाल के तौर पे ऐसे आप P4 लिख रहे हो, तो यहाँ पे फॉस्फोरस, P फॉर फॉस्फोरस, फॉस्फोरस की एटॉमिसिटी कितनी है? 4 है, क्योंकि फॉस्फोरस के 4 एटम है इस मॉलिक्यूल में। ठीक है ना? तो कह रहा है एटॉमिसिटी बताइए उस गैस की जिसकी वेपर डेंसिटी 35.5 है और ये इक्वल है रिलेटिव एटॉमिक मास के, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास के। ठीक है, वेपर डेंसिटी आपको दी हुई है, सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। Vd आपको दिया हुआ है 35.5। ठीक है, अब देखो, Vd का फॉर्मूला होता है, Vd इज इक्वल टू क्या होता है? वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन में 2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। Vd आया है 35.5, वेपर डेंसिटी 2 को इधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू mm आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, 35.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 70, यानी मॉलिक्यूलर मास 70 आ गया। अब हम निकालेंगे एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी, अब देखो, एटॉमिसिटी निकालने के लिए आप निकालते हैं मोलर मास अपॉन में एटॉमिक मास, एक एटम का मास। समझ रहे हो ना अच्छे से? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है?
अच्छा अब समझिएगा, मोलर मास आप निकाल चुके हैं। मोलर मास कितना आया है? 70 आया है। एटॉमिक मास क्वेश्चन में नहीं दिया है, मतलब दिया तो है लेकिन डायरेक्ट कह के आपको नहीं दिया गया है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। समझ रहे हो ना? तो देखो मोलर मास आपको 70 दिया है। एटॉमिक मास जो आपको वेपर डेंसिटी दी थी ना, जो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास के बराबर है, आप इसी को लेंगे। एटॉमिक मास कितना है? 35.5। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, ये 1 बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा। 35.5 का जस्ट डबल क्या है आपका? 1 मिनट। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 का डबल 70 होगा ना। 0.5 का जब डबल करेंगे तो वो 1 आएगा। 70 में 1 जोड़ेंगे तो 71 आएगा। ठीक है, इसको सही कर लो, ये 71 हो जाएगा। और वही है 35.5 का जस्ट डबल कितना हो जाएगा? 71 हो जाएगा। तो एटॉमिसिटी यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है अच्छे से? बस आपको इस क्वेश्चन में ये ध्यान देना है, पहले तो ये पता होना चाहिए, ये तो चलो पता होगा। एटॉमिसिटी कैसे निकालते हैं? मॉलिक्यूलर मास अपॉन में एटॉमिक मास। एटॉमिक मास इस क्वेश्चन में आपको 35.5 लेना है, बस आपको ये थोड़ा सा ये ध्यान देना है यहाँ पे। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन अमोनियम नाइट्रेट? चलो, अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? देखो पहली चीज़ बेसिक पे ही आगे फंस जाएगी, अगर फॉर्मूला नहीं बना पा रहे हो तो नहीं कर पाओगे। देखो अमोनियम होता है NH4 और इसकी वैलेंसी होती है 1। नाइट्रेट होता है NO3 और इसकी वैलेंसी होती है 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो फॉर्मूला हो जाएगा NH4NO3। ठीक है, फिर इसका आप निकालोगे मॉलिक्यूलर मास। नाइट्रोजन का होता है 14, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 4 हाइड्रोजन का 4 हो जाएगा। नाइट्रोजन का 14 होता है, अभी बताया। एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 3 ऑक्सीजन का 3 को 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 48। प्लस कर दो, चलो 14 14 28, 28 4 32। ठीक है, और 32 में 32 का मतलब 32 में 48 ऐड करो, आंसर कितना आ जाएगा? 80 आएगा। ये देखो ऐसे किया है ऐड, आंसर कितना आ जाएगा? 80। ओके, अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन पूछ रहा था ना। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे? देखो 48 है, अपॉन में 80 करेंगे, इंटू में 100 कर देंगे। ठीक है, अब देखो 1 0 से 1 0 गया, 8 1 ज़ा 8, 8 6 ज़ा 48। 6 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 60% आ जाएगा। ठीक है, कौन से ऑप्शन में मौजूद है? ऑप्शन नंबर सी में। क्लियर है अच्छे से? चलो नेक्स्ट क्या लिखा है? लिखा है इफ़ द इम्पेरिकल फार्मूला, एक मिनट पेज ढूंढ लेता हूँ, पेज की बड़ी किल्लत हो गई बेटा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं फिलहाल। इफ़ द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज CH एंड इट्स वेपर डेंसिटी इज 13, समझ रहे हो? लिखा है इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला विल बी। ये तो आसान क्वेश्चन है बेटा, कर सकते हो। ठीक है, मैं क्या करता हूँ ना, जैसे ये सब आपको पढ़ाई दिया होगा कहीं ना कहीं, इसमें कर लेता हूँ ना, तो इस साइड जो है खाली रहता है तो इसमें करता हूँ। कभी कभी क्या होता है, रफ करके रख देता हूँ तो उठाता हूँ तो दोनों साइड भरा रहता है तो टाइम लगता है ढूंढने में। ठीक है, देखो क्या लिखा है। इफ़ द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज CH, एम्पेरिकल फार्मूला CH दिया है, वेपर डेंसिटी 13 दी है, मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछ रहा है। चलो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एम्पेरिकल फार्मूला दिया है CH, ठीक है, तो एम्पेरिकल फार्मूले का मास यानी EFM या EM लिख लो, एम्पेरिकल मास कितना हो जाएगा? कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, मिला के कितना हो गया? 13 हो गया। ठीक है, वेपर डेंसिटी क्वेश्चन में 13 दिया हुआ है, ध्यान रखना। वेपर डेंसिटी होता है आपका मॉलिक्यूलर मास अपॉन में 2। वेपर डेंसिटी 13 दिया है, 2 इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू mm हो जाएगा। mm कितना आ जाएगा? 26। आपको n निकालना है। ठीक है, n कैसे निकालेंगे बताइए ज़रा? मॉलिक्यूलर मास अपॉन में एम्पेरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास 26 है, एम्पेरिकल फार्मूला मास कितना है? 13 है। 13 1 ज़ा 13 2 ज़ा, आंसर कितना आ गया? 2। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालेंगे? n को मल्टीप्लाई कर देंगे एम्पेरिकल फार्मूला में, n इंटू में। एम्पेरिकल फार्मूला कितना है ज़रा बताइए? CH है। n कितना है आपका? यहाँ पे n आया था 2, यहाँ पे 2 लिखो, मल्टीप्लाई कर दो। 2 जाके C के सबस्क्रिप्ट में लिखा जाएगा और 2 जाके H के सबस्क्रिप्ट में लिखा जाएगा।
अगर यहाँ पे कोई नंबर होते तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाता, ये हो जाता बाद में। ठीक है ना, समझ गए ना। आंसर क्या आएगा, C2H2। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। अब देखिए थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है द वेट ऑफ लाइम ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग 200 kg। ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन है ना, ये सब एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है, मतलब दिमाग वाले। द वेट ऑफ लाइम ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग 200 kg ऑफ 95% प्योर लाइम स्टोन इज। अच्छा, कह रहा प्योर लाइम स्टोन को अगर हम हीट करें तो हमको कितना लाइम मिलेगा। फिर बता भी दिया है कि लाइम स्टोन टोटल 200 kg है, लेकिन उसमें जो प्योर है वो 95% है। तो पहले आप निकालोगे प्योर लाइम स्टोन कितना हम जलाएंगे। ठीक है, पहले तो आप ये चीज़ निकालोगे ना। चलो 200 kg टोटल है लाइम स्टोन जो आप जलाओगे, उसमें से प्योर 95% है। तो पहले प्योर निकालो, प्योर लाइम स्टोन, प्योर लाइम स्टोन क्या निकालोगे, 95% ऑफ किसका, 200 kg का निकाल लेते हैं। परसेंट को फ्रैक्शन में, परसेंटेज को उसमें चेंज करेंगे तो अपॉन में 100 करेंगे, ऑफ का इंटू में 200, 0 0 मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 190। क्लियर है, तो प्योर लाइमस्टोन कितना आ गया, 190 आ गया। ओके, केजी में। अच्छा, अब इसके बाद आपको यहाँ पे रिएक्शन भी पता होनी चाहिए, तभी आप कर पाओगे। देखो कैसे, लाइमस्टोन होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। इसको जब आप हीट करोगे ना तो आपको दो चीज़ मिलेगी। एक चीज़ मिलेगी कैल्शियम ऑक्साइड जिसको आप लाइम कहोगे, और एक मिलेगी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जो कि उड़ जाएगी। ठीक है, इसका पहले मॉलिक्यूलर मास निकालोगे। मॉलिक्यूलर मास मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है, आप निकाल लेना, बता भी देता हूँ। मतलब निकाल के नहीं बता रहा हूँ, बस ऐसे बोल दे रहा हूँ, समझ जाना। कैल्शियम का 40 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 3 ऑक्सीजन है, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 हो जाएगा। 48 कार्बन का 12 होता है, 48 और 12 60, 60 में 40 ऐड करेंगे कैल्शियम का मास तो आ जाएगा 100। समझ गए ना। ये है आपका लाइम स्टोन, नहीं पता तो लिख लो, ये है आपका लाइम स्टोन। और जो ये चीज़ है ना ये आपकी है लाइम। समझ रहे हो ना। अच्छा, इसका निकाल लो, कैल्शियम का 40 और ऑक्सीजन का 16 तो ये जाएगा 56। इससे मतलब ही नहीं है। अब देखो, अब हम यहाँ पे लगाएंगे यूनिटरी मेथड, जो कि आपने जब आप छोटे रहेंगे तो आपने पढ़ा होगा और आसान होता है। देखो कैसे, अगर 100 kg को हम जलाएंगे तो हमको 56 kg लाइम मिल रहा है। हमसे लाइम ही पूछा गया क्वेश्चन में। देखो कैसे, 100 kg अगर हम जला रहे हैं तो हमको 56 kg लाइम मिल रहा है। 1 kg जलाएंगे तो कितना मिलेगा, 56 अपॉन में 100। अगर 190 kg जलाएंगे जो कि प्योर है तब कितना मिलेगा, तो 1 kg में इतना मिल रहा, 1 मिनट, 56 होगा ना, 1 kg में इतना मिल रहा है। ठीक है, तो 190 kg में कितना मिलेगा निकाल लेंगे आंसर। ठीक है, 0 से 0 गया। अब देखो क्या करेंगे, 19 को क्या करेंगे 56 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, यही तो करोगे ना। अच्छा चलिए करते हैं, 19 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 56 से तो आंसर आएगा 1064 अपॉन में 10। नीचे 10 है, पीछे से एक गिनती के बाद पॉइंट लगा देंगे तो हो जाएगा 106.4 kg। समझ में आया। अभी ऑप्शन जहाँ पे मौजूद है उस पर टिक कर दो, ऑप्शन नंबर बी में है ये। क्लियर है अच्छे से, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इफ़ वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस इज 39 एंड हैज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला CHN, देन व्हाट शुड बी द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। अच्छा, वेपर डेंसिटी यहाँ पे दे दी है, चलो निकाल लेंगे, तो आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो कैसे करेंगे, देखो समझो, वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन में 2। वेपर डेंसिटी कितनी दी है बेटा 39, 2 इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो mm आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास। 39 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 78 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास।
मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दिया है CH/N। अच्छा, CH तो आपका इम्पेरिकल फार्मूला हो जाएगा, आप लिखने के अंदाज से समझ सकते हो। बाहर N का मतलब ही वही वाला N है जो मॉलिक्यूलर मास को जब हम इम्पेरिकल फार्मूला मास से डिवाइड करेंगे उस वक्त जो N मिलता है ये वही वाला N है, ठीक है ना। तो इम्पेरिकल फार्मूला कितना हो जाएगा, CH हो जाएगा। तो इम्पेरिकल फार्मूला मास कितना हो जाएगा ये बताओ ज़रा। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, मिला के 13 हो जाएगा। N की वैल्यू निकाल लो। N होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन में, क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन में इम्पेरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास 78 आया है, इम्पेरिकल फार्मूला मास 13 है। 13 1 जा 13 6 जा 78, आंसर आ गया 6। यहाँ पे रख दो तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना आ जाएगा, CH6। मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना आ गया, C6H6। N की वैल्यू 6 आ गई, फिर कार्बन भी 6, हाइड्रोजन भी 6, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। समझ में आया। चलो इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। लिखा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x व्हेन द हाइड्रेटेड सॉल्ट Na2CO3 डॉट XH2O अंडरगो 63% लॉस इन मास ऑन हीटिंग एंड बिकम्स अनहाइड्रस। अच्छा, अब देखो इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं, लेकिन मैं आपको सबसे आसान वाला बताऊंगा जो आपका बहुत आसानी से हो जाए एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। यहाँ पे हमको बैठ के रिसर्च नहीं करना है। रिसर्च करने के लिए मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जो आपको एग्जाम में आसानी से आप टैकल कर लो। अब देखो आपको कुछ नहीं करना है, आपको हर एक जो ऑप्शन दिया है इसको ट्राई करना है बस। x की जगह पे 3 रखोगे, समझो मेरी बात, x की जगह पे 3 रखोगे, आप 3 रखोगे, फिर उसके बाद आप क्या निकालोगे, 63% लॉस हुआ है। अब देखो समझो पहले 63%, इस चीज़ को अगर हम जला देते हैं, मान लो x की वैल्यू में नहीं पता है, इस चीज़ को हम जला देते हैं तो कह रहा है 63% इसमें लॉस होगा। अच्छा, लॉस किस चीज़ का होगा, अरे देखो इसके साथ वाटर है, जब किसी चीज़ को जलाओगे ना सबसे पहले पानी ही उड़ेगा, यानी 63% लॉस किसका होगा, पानी का ही होगा। तो पहले यहाँ पे 3 रखो आप फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद परसेंटेज ऑफ वाटर निकालो। अगर वाटर का परसेंटेज अगर 63 आ गया तब तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट है, अदरवाइज रॉन्ग है। ऐसे करना है आपको। समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है। चलिए मैं आपको 3 रख के दिखाता हूँ। पहले 3 में नहीं आएगा मुझे पता है, लेकिन 3 रख के पहले मैं दिखाता हूँ। Na2CO3 डॉट 3H2O। अब देखो सोडियम का 23 होता है, 1 का 2 का कितना हो जाएगा 46, कार्बन का 12, 1 ऑक्सीजन का 16 होता है, 3 ऑक्सीजन का 16 × 3 हो जाएगा। हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 होता है, ठीक है। सॉल्व कर लो इसको, ये हो जाएगा 46 प्लस में 12 प्लस में 48 प्लस में देखो 16 और 2 18, 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 54। अब देखो इन दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों को आप प्लस करो 48 और 12 को, आंसर कितना आएगा बताइए आप ज़रा, 60 आएगा। 60 में जोड़ दीजिए 46, 106 आ जाएगा, 106 में जोड़ दोगे 54, आंसर कितना आ जाएगा 160, यानी टोटल 160 है। अब देखो अब परसेंटेज ऑफ वाटर निकालो आप यहाँ पे, परसेंटेज ऑफ वाटर H2O कितना आएगा, वाटर कितना है टोटल, देखो 54 है, टोटल मास कितना आया है 160 इंटू में 100। इसको सॉल्व करोगे कभी भी ये 63% नहीं आएगा, ठीक है, चाहे करके देख लो, 0 से 0 कर दो, सुबह करके देख लो। 54 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 540 आएगा, इसको डिवाइड कर लेंगे आप 16 से तो आंसर आएगा आपका 33.75%। आना कितना चाहिए था 63, यानी ये वाला ऑप्शन तो कट गया, ठीक है। ऐसे ही आप सारे ऑप्शन को ट्राई करोगे, ये सबसे आसान तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, और तो लेंदी है मैं मान रहा हूँ लेकिन सबसे आसान है। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, करके दिखा देता हूँ, ठीक है। Na2CO3 डॉट 10H2O। देखो यहाँ तक तीनों तो सेम रहेगा, अरे ये शुरुआत का तो सेम रहेगा ना, इसका 106 आएगा प्लस में 10 इंटू में इसका 18 होगा, ठीक है। तो 106 प्लस में प्लस कर दो 180, ये हो जाएगा आपका 286, ठीक है। फिर यहाँ पे आप निकालोगे परसेंटेज ऑफ वाटर कितना है यहाँ पे 180 है, टोटल है 286 इंटू में 100। इसको जब सॉल्व करोगे आप
तब आपका आंसर आएगा कितना, 63% के अबाउट। 180 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ठीक है ना, तो 18,000 आ जाएगा। इसको आप डायरेक्टली डिवाइड कर दो 286 से, तो आपका आंसर आ जाएगा तकरीबन 62.93। और इसको जब आप राउंड ऑफ करोगे तो 63% के अबाउट मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन सबसे आसान तरीका यही है, और कोई तरीका इस्तेमाल करोगे तो घूमते रह जाओगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, इन Na2CO3 द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, निकाल लेते हैं। चलिए सिर्फ Na2CO3 निकालना है, ठीक है। चलिए कोई और पेज का इस्तेमाल करते हैं, निकाल लेते हैं फटाक से। इसका मास कितना आया था टोटल, अभी आया था Na2CO3 का मास कितना आया था टोटल, 106 आया था ना। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना है आपको। ऑक्सीजन का मास टोटल कितना हो जाएगा, एक का 16 होता है, 3 का 48 हो जाएगा, अपॉन में 106 इंटू में 100, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, जो करना है करो, या अपने से कर लो, जो तुम्हें अच्छा लगे। चलो अपने से कर लेते हैं। 53 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, जाएगा 2400 अपॉन में 53। सॉल्व कर लो, 2400 को डिवाइड कर दोगे 53 से, ठीक है। आंसर आपका आ जाएगा 45.28, ठीक है। और जब इसको राउंड ऑफ करोगे तो 45.3% आ जाएगा, ठीक है। सेकंड पोजीशन के अबाउट राउंड ऑफ कर दिया। अगर 5 से ज़्यादा होता है तो उसकी पहली वाली पोजीशन पे 1 ऐड कर दिया, 2 पे 1 ऐड कर दिया तो 3 हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन ओ इन सल्फर डाइऑक्साइड। ये तो और आसान है। चलो SO2 का पहले मास निकालो, मॉलिक्यूलर मास। सल्फर का 32 होता है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 32 प्लस में 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 आएगा, 64 हो गया। क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ सल्फर, नहीं सॉरी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है, 32 है, अपॉन में टोटल कितना है 64 है, इंटू में 100, 16 2 ज़ा 16 4 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 50 ज़ा। ये तो डायरेक्ट था बेटा, 50% आ गया आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखा है इन अ सैंपल ऑफ NO के सैंपल में क्या कह रहा है, मास ऑफ, अच्छा चलो ठीक है, NO के सैंपल में पहले इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो, वही चीज़ कह रहा है जो ऊपर करा है, ठीक है ना। इसका 14 होता है नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का 16 होता है, मिला दो कितना हो जाएगा 30। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन 14 है नाइट्रोजन, अपॉन में 30 इंटू में 100, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 140 को डिवाइड कर दोगे 3 से, ठीक है। 140 को डिवाइड कर दो 3 से, आप आंसर कितना आ जाएगा 46.66 करके आ रहा है। इसको राउंड ऑफ करोगे तो 46.7 कह लो या 67 कह लो, जो आपको अच्छा लगे वो कह लो। इसके अबाउट राउंड ऑफ करोगे सेकंड पोजीशन के अबाउट तो 46.7 हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड के अबाउट राउंड और थर्ड के अबाउट राउंड ऑफ करोगे तो सेकंड वाला कितना हो जाएगा 46.67 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में अच्छा इसी को पूरे ही को राउंड ऑफ कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, 47 ही लिख दो, जो क्वेश्चन में कहेगा उसके हिसाब से हम चलेंगे, ठीक है। 47%। अच्छा ये 47 आ गया है। अगर दो ही चीज़ प्रेजेंट है, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, अगर नाइट्रोजन 47 आ गया है तो ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालने के लिए आपको जहमत करनी ही नहीं है ज़्यादा। 100% में से नाइट्रोजन का परसेंटेज क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो 100 में से माइनस कर देंगे आप 47%, आंसर कितना आ जाएगा 53% आ जाएगा, ठीक है। अब देख लो ऑक्सीजन का 53 दे रहा है, नाइट्रोजन का 47 दे रहा है, ये P है ये Q है, यानी P और Q दोनों करेक्ट हैं, बोथ P एंड Q करेक्ट है। क्लियर है अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इसको आपको पहले थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन है लेकिन कुछ चीज़ें आपको पहले बतानी पड़ेगी। देख लो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कुछ बताना पड़ेगा, चाहता तो मैं इसको स्किप भी कर देता, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं, चलिए बता देता हूँ। एक होता है बेटा लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट। किसका कॉन्सेप्ट, लिमिटिंग रिएजेंट, इसको समझ लो तभी इस क्वेश्चन को कर पाओगे। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, जैसे अगर कोई रिएक्शन हो रही है, ठीक है,
इस रिएक्शन में जो अगर दो रिएक्टेंट है तो जो रिएक्टेंट कम मात्रा में प्रेजेंट है उस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। मैंने क्या कहा, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, अगर कोई दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो उसमें से उन दोनों रिएक्टेंट में से जो कम मात्रा में प्रेजेंट होगा आपके रिएक्शन में वो डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा आपका। ये होता है लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है ना, इसको फिलहाल इतना ही समझ लो। कैसे निकालते हैं यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। देखो कैल्शियम है, H2O के साथ रिएक्शन हुई, मिल गया आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में H2 गैस। अब देखो समझना, अब क्वेश्चन में क्या है, क्या कहा है, व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन दैट रिमेन्स व्हेन 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम रिएक्ट विथ 100 ग्राम ऑफ वाटर। कह रहा है सॉल्यूशन का क्या मास रहा होगा उस वक्त जब 40 ग्राम कैल्शियम 100 ग्राम वाटर के साथ रिएक्ट कर गया। तो पहले तो ये बताओ कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है यहाँ पे, कौन कम मात्रा में प्रेजेंट है। देखो कौन कम मात्रा में प्रेजेंट है समझना। ठीक है, कैल्शियम है 40 ग्राम, वाटर है यहाँ पे 18 ग्राम। 40 ग्राम पूरा 18 ग्राम को खा जाएगा, समझो पहले मेरी बात। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अच्छा नहीं सॉरी, हाँ चलो ठीक है खा जाएगा, लेकिन पहले इसको हम बैलेंस भी कर लेंगे। ठीक है, बैलेंस नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, टोटल मिला के 4 हो गए। यहाँ पर 2 ही हैं तो यहाँ पे 2 लगा दो पहले। ऑक्सीजन देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है। ठीक है, बैलेंस करना जरूरी होता है, बैलेंस नहीं करोगे तो दिक्कत में आ जाओगे। यहाँ पे भी कर दो बैलेंस। अब बताता हूँ। ठीक है, देखो 40, देखो समझो पहले 40 ग्राम जी ही लिखो। अच्छा 40 ग्राम कैल्शियम कितने के साथ रिएक्ट करेगा यहाँ पे? वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? ऑक्सीजन का 16, एक हाइड्रोजन का 1, 2 का हाइड्रोजन का 2, तो 16 और 2 मिलके 18 हो गया। टोटल मोल कितने हैं? आगे 2 लगाए ना, तो यानी 18 का डबल करोगे तो हो जाएगा 36 H2O। यानी 40 ग्राम कैल्शियम रिएक्ट कर जाएगा पूरा का पूरा किसके साथ? 36 ग्राम H2O के साथ। यानी ये कम मात्रा में प्रेजेंट है, ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। इसके बाद रिएक्शन होगी ही नहीं, जो पानी रहेगा ना वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, वो फिर कैल्शियम के साथ रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि पूरा का पूरा कैल्शियम तो ख़त्म हो जाएगा। समझ रहे हो? अब देखो, अब समझना, 40 ग्राम कैल्शियम क्या क्या बनाएगा वाटर के साथ रिएक्ट होने के बाद? 36 ग्राम तो उसमें पानी रहेगा क्योंकि ये पूरा का पूरा मिल जाएगा, जाहिर सी बात है। ये रहेगा और ये रहेगा, ये दोनों भी तो बनेंगे ना क्योंकि प्रोडक्ट तो यही दोनों है, इनका मास निकाल लिया जाए। ठीक है, तो देखो मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaOH ट्वाइस, कैल्शियम का 40 होता है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हैं, 2 लगाए ना बाहर तो ऑक्सीजन 2 हैं, तो 2 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा। हाइड्रोजन भी 2 हैं, कितना हो जाएगा? 2, हो जाएगा 74। समझ रहे हो ना? अच्छा, फिर हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ, और क्या बना है प्रोडक्ट में? H2 बना है। ये तो आसान है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है 1 mu या ग्राम, 2 हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा। अब देखो क्या क्या मिला है हमको, पहले ये समझो तुम पूरी बात पहले। ठीक है, तब आपको चीज़ें थोड़ा अच्छे से और क्लियर होंगी। समझ रहे हो ना मेरी बात? अच्छा, समझते चलना तभी क्लियर होगा। अब आपका जो टोटल मास हो जाएगा सॉल्यूशन का, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें होने के बाद वो क्या क्या हो जाएगा? देखो प्रोडक्ट में आपको 74 ये मिला है, 2 आपका ये रहेगा, 74 ये मिला है, 2 आपका ये रहेगा, और क्या रहेगा? देखो क्या क्या चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। देखो 40 ग्राम कैल्शियम तो ख़त्म हो गया, रिएक्ट कर गया, और 36 ग्राम H2O भी ख़त्म हो गया, 36 ग्राम वाटर भी ख़त्म हो गया। अरे ये दोनों रिएक्ट करके ही तो ये दोनों को बनाए हैं ना। लेकिन देखो पीछे कुछ पानी बचा हुआ है अभी भी, क्योंकि टोटल पानी कितना था? 100 ग्राम था, सिर्फ 36 ही इस्तेमाल में आया है। तो जो बचा है वो भी तो सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहेगा ना, वो उड़ तो जाएगा नहीं। ठीक है, तो बचा कितना होगा? 100 ग्राम था टोटल, उसमें से 36 इस्तेमाल में आया है, तो इसमें से माइनस कर देंगे, 64 बेसिकली 64 ग्राम बचा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में दिखाता हूँ।
72 और 74 और 2 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 76। 100 में से 36 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 64। दोनों को जोड़ दो, आंसर कितना आ जाएगा? 140 ग्राम आ जाएगा। समझ रहे हो? ये थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन था। लिमिटिंग रीजन वगैरह का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, ठीक है। इसको बगैर इसके भी कर सकते थे दिमाग लगा के, इसको बगैर लिमिटिंग रीजन का कॉन्सेप्ट बगैर जाने भी आप कर सकते थे, लेकिन मुझे लगा कि चलो आपको एक टर्मिनोलॉजी बता देते हैं। क्लास 11 में इसको आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे, तरह तरह के क्वेश्चन, ठीक है। आंसर कितना हो जाएगा? 140 ग्राम। ओके, अब देखो ये वाला, देखो ये तो सबसे अच्छा क्वेश्चन है, सबसे अच्छा क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन है। देखने में भले आपको टफ लग रहा हो लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है ये। देखो कैसे करेंगे, समझना। लिखा है द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ चाइना क्ले एल्युमिनियम सिलिकेट वॉज शोन इन द ओल्ड बुक। अब देखो ओल्ड बुक में क्या दिखाया गया था? Al2O3.2 SiO2.2H2O। न्यू बुक में क्या दिखाया गया है? ये दिखाया गया है, लिख दे रहा हूँ नीचे, Al2Si2OY.OHX। अब देखो इसको भी आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, फार्मूले से करना। अरे जो ऑप्शन दिया है उसकी मदद से हमको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। देख लो, एक्स और ये वाई है, ये एक्स है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। और जो है, अब देखो फार्मूला लिखने का सिर्फ ढंग चेंज हुआ है, इसमें जो पर्टिकुलर एटम का जो नंबर होगा ना वो दोनों में सेम रहेगा। ये मुद्दे की बात है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ से आप इसको टैकल करोगे। देखो कैसे करोगे, बस आपको मिलाना है कि दोनों में सेम होना चाहिए। एल्युमिनियम 2, एल्युमिनियम 2, सिलिकॉन यहाँ पे कितना था? 2 था, सिलिकॉन भी यहाँ पे 2 है। अब बात आती है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की, वहीं पे एक्स और वाई का मसला फंस रहा है। तो ऊपर हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का पहले नंबर लिख लेते हैं। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 2 4 यहाँ पे हैं और 2 यहाँ पर हैं और 3 यहाँ पर हैं, यानी 4 यहाँ पर हैं, 3 यहाँ पर हैं, 4 3 7 और 2 यहाँ पर हैं, यानी टोटल ऑक्सीजन है 9। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे? देखो हाइड्रोजन है 2 2 4। अब देखो हाइड्रोजन यहाँ पे कहीं नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं? नहीं समझे मेरी बात? हाइड्रोजन यहाँ पे कहीं नहीं है। देखो तो अगर यहाँ पे सिर्फ H लिखा है तो जाहिर सी बात है X को क्या होना पड़ेगा? 4 होना पड़ेगा, तभी तो ये चीज़ें पॉसिबल होंगी ना। अच्छा X यहाँ पे अगर 4 मान लोगे, X आप जैसे ही 4 मानोगे, चलो अगले स्टेप में X को 4 होना ही पड़ेगा, मैंने अभी बताया क्यों, ठीक है। X को जैसे ही आपने 4 रखा, 4 हाइड्रोजन तो हो गया, 4 ऑक्सीजन भी देखो यहाँ हो गया। जब यहाँ 4 ऑक्सीजन हो गया तो अभी कितना ऑक्सीजन और चाहिए बैलेंस करने के लिए? टोटल होने चाहिए 9। यहाँ पे 4 हो चुका है तो यहाँ पे 5 होना चाहिए, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू 4 आ गई, y की वैल्यू 5 आ गई। देखो कितना आसान था, ले दे के सिर्फ और सिर्फ काउंटिंग करनी थी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की, ठीक है। देखो x की वैल्यू कितनी है? 4 है, y की वैल्यू कितनी है? 5 है। देख लो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, अच्छे से। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलो इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्या लिखा है देखो जरा। लिखा है व्हाट इज द मास ऑफ 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखो इससे आसान क्वेश्चन भी क्या हो सकता है आपके लेवल पे? पहले आप ये बताओ, क्या इससे आसान क्वेश्चन भी हो सकता है आपके लेवल पे? ठीक है, सीधा कर लो थोड़ा। देखो 1 मोल का जो वज़न होता है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का जो वेट होगा ना, ये इसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। तो 1 मोल का पहले वेट निकालो, यानी CO2 का वज़न, CO2 के mm के बराबर होगा मॉलिक्यूलर मास के। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 का कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर दो, 16 को 2 से करेंगे 32, प्लस में 12 करेंगे तो हो जाएगा 44, यानी 1 मोल का 44, तो 3 मोल का कितना हो जाएगा? 3 इंटू में 44 कर देंगे, ठीक है। ये 132 आ जाएगा। मल्टीप्लाई तो कर लोगे ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, लिखा है द रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट पैरामीटर्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। देखो कह रहा है अगर रिएक्टेंट जो कि लेसर अमाउंट में प्रेजेंट है
तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसको आप लिमिटिंग रिएजेंट कहोगे। अच्छा, यहाँ पे प्रोडक्ट को बेसिकली नहीं कहना चाह रहा है, लिखा इस तरीके से, कंफ्यूज मत होना, रिएक्टेंट को कह रहा है। वही लिमिटिंग रिएजेंट वाला कॉन्सेप्ट, जो भी रिएक्टेंट कम मात्रा में प्रेजेंट होगा वही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट का अमाउंट कितना बनेगा, और जो कम मात्रा में प्रेजेंट होगा ना उसी को आप क्या कहते हो, लिमिटिंग रिएजेंट कहते हो। यानी असर्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट वाला चीज़ देखते हैं, रीज़न लिखा है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म डज नॉट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स टेकन। ये तो बिल्कुल गलत है। जितने रिएक्टेंट लेंगे और जितने प्रकार के रिएक्टेंट लेंगे दोनों पे डिपेंड करेगा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है ना, समझ रहे हो ना, ये तो सीधा सीधा गलत है बेटा। अब देखो वही चीज़ है, अगर आप कार्बन और ऑक्सीजन लोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप कार्बन के साथ कोई और सा एलिमेंट ले लोगे, मान लो एल्युमिनियम ले लोगे, तो एल्युमिनियम कार्बाइड बनेगा ना, तो उस केस में कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी बनेगा। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, प्रोडक्ट नंबर ऑफ रिएक्टेंट पे भी डिपेंड करता है और कौन कौन से रिएक्टेंट ले रहे हो इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है। ठीक है ना, यानी असर्शन आपका ट्रू है, रीज़न क्या है, फॉल्स है। असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके बेटा। स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ताबड़तोड़ मेहनत कर रहे हैं, एग्जाम में अच्छा करना चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू।